नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के कंप्लीट कोर्स की सीरीज में। और ये आज का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा ऊपर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो लास्ट क्लास में 3 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। आज की क्लास में 4th टॉपिक से शुरू करते हैं। 1.4 हेडिंग आप लिखो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील इन टेंशन। तो माइल्ड स्टील जैसा कि आप सभी जानते हैं एक डक्टाइल मटेरियल है, और डक्टाइल मटेरियल होने की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा एलोंगेशन आता है। तो एक डक्टाइल मटेरियल के ऊपर अगर हम टेंशन टेस्टिंग करते हैं तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा देखने को मिलता है। तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम देखने जा रहे हैं ये प्योरली ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। हमने एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लिया, माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन के ऊपर हमने लोड लगाया और इस लोड को धीरे 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 स्लोली इंक्रीज करते गए। इंक्रीज करते हुए देखा कि इसके अंदर कितने स्ट्रेस पे कितना स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट किया। तो ये टेस्टिंग कैसे करते हैं हम? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे करते हैं। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कुछ इस तरह की दिखाई देगी आपको, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये और ये दोनों ग्रिप्स हैं। तो माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन हम कुछ इस तरह का लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। इस तरह का माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन हम मैन्युफैक्चर करवाते हैं, और इस माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन के ऊपर इस स्पेसिमेन को ये वाले जो एंड के एनलार्ज पार्ट हैं ये इस तरह की से यहाँ पर इस मशीन के अंदर चले जाते हैं ग्रिपिंग करने के लिए। ठीक है, तो मशीन के अंदर ये ग्रिप हो जाते हैं अच्छे से, और फिर इस मशीन के ऊपर हम लोडिंग लगाते हैं। लोड लगाते हुए ये इस स्पेसिमेन को धीरे 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 करके पुल करती जाती है, और इससे एलोंगेशन मेजर हो जाता है। तो बेसिकली हम जो मेजर करते हैं, द पैरामीटर्स मेजर्ड आर, तो एक्चुअली में जो पैरामीटर मेजर करते हैं हम करते हैं लोड एंड दूसरा एलोंगेशन। फिर यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेट करने के बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम प्लॉट कर लेते हैं। तो ऐसे मिल जाता है हमको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब देखना ये है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलता कैसे है। तो यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बनाएंगे, और इस ग्राफ के ऊपर वाई एक्सिस पे हम रखेंगे स्ट्रेस, वाई एक्सिस पे रखेंगे स्ट्रेस, और एक्स एक्सिस पे रखेंगे स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन किस तरह के आ रहे हैं, दोनों ही टेंसाइल नेचर के आ रहे हैं। ओके, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व शुरुआत में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है ना। एट द स्टार्टिंग वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, और फिर उस स्ट्रेट लाइन के बाद स्लोली ये स्ट्रेट लाइन एक कर्व के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़ाते जाते हैं, एक पॉइंट आता है जिस पे कि मैक्सिमम स्ट्रेस पहुंच जाती है। उसके बाद थोड़ा सा डिप देखने को मिलता है। डिप के बाद फिर वापस से क्या होता है कि एक फिर से स्ट्रेट लाइन मिलती है। नाउ ये स्ट्रेट लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो स्ट्रेट लाइन हमको देखने को मिल रही है, यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन हमको देखने को मिल रही है, ये वाली स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि कोई भी स्ट्रेस इंक्रीज नहीं हो रहा है, मटेरियल के ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं लगाया है। जितना लोड इस लेवल तक पहुंच चुका है, यहाँ तक पहुंच चुका है, लोड उतना ही है, स्ट्रेस उतना ही है, और क्या हो रहा है कि ये मटेरियल फिर भी इस पर खिंचता चला जा रहा है। तो स्ट्रेन कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती चली जा रही है। सो स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली अप टू दिस पॉइंट। और फिर इसके बाद क्या होता है, अब वापस से एडिशनल आपको स्ट्रेन देने के लिए और खींचने के लिए आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लोड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वापस से मटेरियल रेजिस्टेंस शो करने लगता है, इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस, और फिर इसके बाद वापस डिक्रीज हो जाता है रेजिस्टेंस, और इस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखने को मिलता है। नाउ ये जो आखिरी पॉइंट आया है, ये वाला पॉइंट है फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पर अब क्या हुआ, मटेरियल इतना ज़्यादा एलोंगेट हो चुका है कि अब ये टूट जाता है, इट विल ब्रेक। तो ब्रेकिंग पॉइंट तक जाने के लिए किस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमको देखने को मिल रहा है, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने प्लॉट कर दिया है। दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दैट वी विल सी ऑन माइल्ड स्टील स्पेसिमेन व्हाइल डूइंग टेंशन टेस्ट या टेंसाइल टेस्ट। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम मार्क कर लेते हैं।
सबसे पहला पॉइंट, चलो रेड कलर से मार्क करते हैं, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज, मान लिया ए से रिप्रेजेंट किया, तो ये जो ए पॉइंट है यहां तक जाने के लिए, यहां तक जाने के लिए जीरो से जब हम लोड बढ़ाते जा रहे हैं और एलोंगेशन बढ़ता जा रहा है, तो लोड और एलोंगेशन या कहीं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर रिलेशनशिप है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप मिलेगा ए पॉइंट तक, इसे लीनियर रीजन कहेंगे। फिर इसके बाद आएगा बी पॉइंट, बी पॉइंट इज इलास्टिक रीजन। ठीक है, ये सारे के सारे मैं लिखवा दूंगा, अभी आप बस समझते चलो। तो ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, जब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेंगे, सो दिस विल बी प्रोपोर्शनल लिमिट। फिर इसके बाद आती है इलास्टिक लिमिट, बी इज इलास्टिक लिमिट। नाउ इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि अगर हमने मटेरियल के ऊपर लोड लगाया, ये एलोंगेट हुआ, और फिर जब हमने इसको छोड़ा तो वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया, तो बी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब ये है कि अगर हमने मटेरियल को स्ट्रेच करते गए, स्ट्रेच करते गए, इस पॉइंट तक आए, फिर 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 इस पॉइंट तक आए, और बी पॉइंट तक ऐसा बिहेवियर रहेगा कि यहां से हमने अगर स्ट्रेस हटा दिया तो वापस से ये पूरे ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है, इट विल रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बी के भी ऊपर अगर हम स्ट्रेसेस को ले गए या फिर और ज्यादा स्ट्रेन लगा दिया इसके अंदर, तो क्या होगा, वापस से पूरा का पूरा अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन नहीं करेगा, और इसके अंदर कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा बचपन में, जेटर पेन यूज करते थे हम, जेटर पेन के अंदर स्प्रिंग आती थी। ठीक है, तो वो स्प्रिंग को अगर हम खींचे थोड़ा सा, तो कुछ लिमिट तक तो ऐसा होता था कि ये स्प्रिंग स्ट्रेच हुई और वापस से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ गई, लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खींच देते तो क्या होता, वो परमानेंटली डिस्टॉर्ट हो जाती और वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं जा पाती। तो अगर बी लिमिट से भी आगे हमने अगर उसको और ज़्यादा एलोंगेट कर दिया, तो क्या होगा, वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं जाएगी और उसके अंदर कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो हाईएस्ट पॉइंट है, दिस इज सी डैश। इसको सी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सी डैश कहलाता है अपर यील्ड पॉइंट, और फिर उसके ऊपर सी डैश ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, और कई बार अगर रेट ऑफ लोडिंग वगैरह चेंज कर दें तो हो सकता है सी डैश हमको मिले भी ना। फिर इसके बाद आता है सी पॉइंट, सी, सी इज लोअर यील्ड पॉइंट। तो लोअर यील्ड पॉइंट जो होता है, यहां पर आपको अब यील्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मटेरियल की यील्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, और यील्डिंग का मतलब होता है कि बहुत ही कम स्ट्रेस इंक्रीज करने पे या फिर लगभग कांस्टेंट स्ट्रेस पे ही स्ट्रेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता जाता है। तो आप ये देख सकते हो सी पॉइंट पर जब हम आए तो इसके बाद बिना किसी स्ट्रेस को इंक्रीज कर किए स्ट्रेन अपने आप ही बढ़ता चला जा रहा है। तो कांस्टेंट स्ट्रेस के ऊपर स्ट्रेन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, अप टू पॉइंट डी। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा डी। इस पॉइंट का खुद से कुछ नाम नहीं है, ठीक है, पर जो सी डी पोर्शन है इसको कहते हैं हम यील्ड प्लेटू, दिस इज कॉल्ड एज यील्ड प्लेटू। अब इसके बाद डी से ई तक, डी से ई तक स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहते हैं इसको, क्योंकि अब वापस से एडिशनल डिफॉर्मेशन देने के लिए आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो मटेरियल के अंदर ज़्यादा स्टिफनेस आ रही है, वो स्टिफनिंग इफेक्ट शो करने लगा है, और अब और ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ाने के लिए आपको इसको ज़्यादा स्ट्रेसेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, लोड इंक्रीज करना पड़ेगा। ई पॉइंट के बाद क्या होगा, जो लोड आप अप्लाई कर रहे थे वो अब आपको उतना लोड नहीं दे पाएगा मटेरियल, कम लोड के ऊपर ही इसका एलोंगेशन होता जाएगा, होता जाएगा। सो लोड इंक्रीज नहीं कर रहा है, यहाँ पर लोड रिड्यूस कर रहा है, और लोड रिड्यूस करने के साथ ही साथ इसका एलोंगेशन बढ़ता जा रहा है, और अल्टीमेटली एफ पॉइंट पर आके, एफ पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर पॉइंट, और इस फ्रैक्चर पॉइंट पर आके मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। एक एक करके ये सारे पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं। सो पॉइंट ए इज प्रोपोर्शनल लिमिट, पॉइंट ए इज प्रोपोर्शनल लिमिट, पॉइंट बी इज इलास्टिक लिमिट, पॉइंट सी डैश इज अपर यील्ड पॉइंट, point C is lower yield point, point E
इज अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट से ये मतलब है कि पॉइंट ई पर यहाँ पर मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस ले सकता है मटेरियल, ठीक है। सो दिस पॉइंट ई इज अल्टीमेट पॉइंट, इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता, मैक्सिमम स्ट्रेस दैट मटेरियल कैन टेक। तो माइल्ड स्टील की अल्टीमेट पॉइंट है ई और एफ हो जाएगा फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट, तो पॉइंट एफ पर जाके मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा। नाउ इसके साथ हम रीजन भी लिख लेते हैं, कौन कौन से रीजन इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन में आप लिखो ओ ए रीजन। नाउ ओ पॉइंट हम ओरिजिन को स्पेसिफाई कर देते हैं, तो पॉइंट ओ इज ओरिजिन। तो ओ से ए तक, ओ से ए तक बताओ, आप लोग बताओ कौन सा रीजन है, कैसा रीजन है। दिस इज ओ ए इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या फिर ये लीनियर रीजन हो जाएगा, लीनियर। सो ओ ए इज स्ट्रेट लाइन, तो कॉपी में भी आप स्ट्रेट लाइन बनाना, या फिर ये हो जाएगा लीनियर रीजन। ना ओ बी, ओ से लेके बी तक, ओ से लेके बी तक कैसा रीजन हो जाएगा ये इलास्टिक रीजन हो जाएगा। इलास्टिक रीजन का मतलब ये है कि मान लो स्ट्रेस आपने इंक्रीज करते हुए इस पॉइंट तक लेके आए, तो इस पॉइंट पर लाने के बाद अगर आपने स्ट्रेस को हटा दिया तो क्या मटेरियल अपना ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा? डेफिनेटली अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेगा। और ऐसा कब तक चलेगा? जब तक हम बी पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते, और बी पॉइंट को जब एक्सीड कर जाएंगे तब इसके बाद वापस से ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगा, यहां पर कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। सो ओ बी रीजन इज व्हाट? इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन। नाउ सी डी रीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड एज यील्ड प्लेट्यू, यील्ड प्लेट्यू। डीई रीजन, डीई रीजन इज कॉल्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, strain hardening region. And EF is strain softening region, strain softening region, ठीक है। तो एक बार फिर से सारे के सारे पॉइंट्स हम कर्व के ऊपर देख लेते हैं। ओ से तो हमने शुरुआत की थी, ओ इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ओ से हमने शुरुआत की थी, मटेरियल के ऊपर लोड लगाना शुरू किया था, और धीरे धीरे क्या हुआ कि लोड लगाते 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 हम ए पॉइंट तक पहुंचे। ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रिलेशनशिप जो है यहाँ पर एक लीनियर रिलेशनशिप है। सो दिस इज प्रोपोर्शनल लिमिट यहाँ तक, ए तक। लेकिन प्रोपोर्शनल लिमिट से थोड़ा सा ही ऊपर होता है इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ तक जब बी तक पहुंचेंगे तो बी तक ऐसा पॉइंट है जब आपने लोड को हटा दिया तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा, रिकवर कर लेगा पूरी डायमेंशंस, ओरिजिनल डायमेंशंस रिकवर कर लेगा। सो बी इज द इलास्टिक लिमिट। सी डैश इज द अपर यील्ड पॉइंट, थोड़ी सी देर के लिए रहता है, इसके बाद थोड़ा सा हल्का सा डिप देखने को मिलता है, और दिस इज द यील्ड पॉइंट। तो एक्चुअल यील्ड पॉइंट हम सी को ही लेते हैं, सी डैश को नहीं लेते हैं, क्योंकि सी डैश बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए होता है। तो सी इज द एक्चुअल यील्ड पॉइंट। नाउ इस यील्ड पॉइंट से जब यील्डिंग शुरू हो जाएगी तब कोई भी एडिशनल स्ट्रेस नहीं लेगा माइल्ड स्टील, और माइल्ड स्टील में बिना किसी स्ट्रेस के इंक्रीज किए हुए ही स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। तो डी पॉइंट तक स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। इस स्ट्रेन के बाद अब वापस से मटेरियल ने थोड़ी सी स्ट्रेंथ शो करना चालू कर दिया, और ज्यादा इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ शो करना चालू कर दिया। अब इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो जब हम और ज्यादा लोड लगाएंगे तभी इसके बाद स्ट्रेन बढ़ेगा। अदरवाइज अगर यहां पर हमने और ज्यादा एक्स्ट्रा लोड नहीं दिया तो स्ट्रेन नहीं बढ़ेगा। तो वी हैव टू गिव मोर लोड, ज्यादा लोड देने लगे तो स्ट्रेन फिर से बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और लोड देते गए लेते गए लेते गए, मैक्सिमम लोड आएगा यहां पर। इसके बाद वापस से इस मैक्सिमम लोड के रीच होने के बाद वापस से जो स्ट्रेसेस हो जाएंगे वो रिड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, यानी लोड हमको कम देना पड़ेगा। तो कम लोड पे ही अब एलोंगेशन होता जा रहा है, तो कम लोड पे एलोंगेशन होता जा रहा है। अल्टीमेटली यहाँ पर पॉइंट एफ पर आते आते हमारा जो माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप दिस इज क्लियर। तो एक बार और आप ये सारे के सारे पॉइंट नोट डाउन कर लो, जिसने भी नोट डाउन नहीं किए थे। जस्ट अ मिनट। स्ट्रेट लाइन, ठीक। वापस से अब हम हमारे कर्व के ऊपर आते हैं, और अब हम देखते हैं कि जो वेरियस पॉइंट्स हैं यहाँ पर स्ट्रेन कितना कितना है, हाउ मच स्ट्रेन वी आर हैविंग। तो यहाँ तक था हमारा इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इलास्टिक लिमिट पॉइंट डी तक है हमारा यील्ड प्लेट्यू, यहाँ से बी के बाद से हमारा प्लास्टिक लिमिट शुरू हो चुका है। ई हमारा अल्टीमेट पॉइंट है, एफ हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है। सो वी कैन से
this region, we can say this region is elastic region, this region is yield plateau, this region is strain hardening region, and this is necking region या फिर strain softening region. Necking region क्यों कहते हैं ये थोड़ी देर में हम देखेंगे. So this is elastic region, elastic region है ये. This is yield plateau और यहाँ से पूरा का पूरा plastic region शुरू हो चुका है. This entire portion यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा plastic region है, ये पूरा का पूरा प्लास्टिक है. ठीक है. नाउ दिस इज यील्ड प्लेट्यू, यील्ड प्लेट्यू. ये वाला रीजन हो जाएगा स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन. दिस इज स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन. एंड नाउ लेट अस सी कि यहाँ पर कितना कितना स्ट्रेन आएगा. तो देखो यहाँ पर ओ पॉइंट पर तो जीरो स्ट्रेन है, स्ट्रेस भी जीरो है, स्ट्रेन भी जीरो है. यहाँ पर इलास्टिक लिमिट जब आएगी, इलास्टिक लिमिट पर हमारा स्ट्रेन हो जाता है 0.12%. मेरे ख्याल से रेड से लिख देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा. 0.12% स्ट्रेन आएगा और ये वाले स्ट्रेन से लगभग 10 गुना ज़्यादा हो जाता है यील्ड प्लेट्यू के बाद स्ट्रेन. तो यील्ड प्लेट्यू के बाद आ जाएगा 1.2% से 1.8% का स्ट्रेन यहाँ पर. और फिर लगभग इसका भी 10 गुना ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर, 10 से 15% तक का स्ट्रेन आ जाएगा यहाँ पर. और यहाँ पर जब फ्रैक्चर होता है तब ऑलमोस्ट 20 to 30% स्ट्रेन. तो आप सिर्फ ये स्ट्रेन की वैल्यू देख के ही सोच सकते हैं कि माइल्ड स्टील को कितना ज़्यादा खींचना पड़ेगा, कितना ज़्यादा इलोंगेट करना पड़ेगा तब ये टूटेगा. तो मान लेते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेन 25% मान लेते हैं. तो अगर हमने 10 मीटर लेंथ का माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लिया था तो स्ट्रेन हो जाएगा एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर, स्ट्रेन हो जाएगा 2.5 मीटर पर 10 मीटर. 25% का मतलब यही हुआ ना, 2.5 मीटर पर 10 मीटर. इसका मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में जो लेंथ आपने ली थी 10 मीटर की, अब वो 12.5 मीटर की लेंथ हो चुकी है, 12.5 मीटर की लेंथ हो चुकी होगी. इतनी लेंथ इंक्रीज हो चुकी होगी तब ये ब्रेक करेगा, तब ये फ्रैक्चर करेगा, तब ये फ्रैक्चर करेगा. तो आप ये सोच सकते हो कि सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में इतना ज़्यादा स्ट्रेन होता है क्या कि 10 मीटर की मान लो बीम थी, वो 12.5 मीटर की हो जाए, 2.5 मीटर लेंथ बढ़ जाए उसकी, तब जाके वो टूटेगा. तो इतना ज़्यादा स्ट्रेन कभी भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में आता नहीं है. तो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में माइल्ड स्टील कभी भी फ्रैक्चर नहीं होता. ठीक है. माइल्ड स्टील हमेशा क्या होगा, इसका फेलियर होगा ज़्यादा लेंथ बढ़ जाने से. ठीक है. तो एलोंगेशन होने की वजह से इसका फेलियर होता है. तो आई होप ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप सबको क्लियर है. आगे लिख लेते हैं स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन को आप नेकिंग रीजन भी और लिख लो. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेकिंग रीजन, नेकिंग रीजन. ठीक. अब वापस से आते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर. नाउ स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व है, यहाँ पर आपको एक एंगल देखने को मिल रहा है. ये एंगल, दिस एंगल इज थीटा. और ये एंगल थीटा जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो शो कर रहा है. ठीक है. सो यहाँ पर ये जो टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा विल बी इक्वल टू टेन थीटा. आपका ए पॉइंट तक तो कांस्टेंट है ना, अप टू ए पॉइंट दिस इज कांस्टेंट, इसमें चेंज नहीं हो रहा. इसके बाद चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे. तो जब ये बी पॉइंट पर पहुंचेगा, सी पर पहुंचेगा, तब ये एंगल चेंज होता जा रहा है. लेकिन ओ से लेके ए तक इसके एंगल में कोई भी चेंज नहीं है. सो टेन थीटा, दिस एंगल इज कांस्टेंट, कांस्टेंट अप टू पॉइंट ए. पॉइंट ए तक ये कांस्टेंट है. और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, इस लेवल तक आते आते स्ट्रेस मान लो सिग्मा है, और यहाँ पर स्ट्रेन लेटस से एप्सिलॉन है ना, जो भी वैल्यू आएगी स्ट्रेस और स्ट्रेन की. सो टेन थीटा जीरो से लेके या ओ से लेके स्टार्ट करते हुए पॉइंट ए तक इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. एंड दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. और इसको हम यंग्स मॉडुलस से भी रिप्रेजेंट करते हैं. यंग्स मॉडुलस इज ई, ई यानी कि यंग्स मॉडुलस. माइल्ड स्टील के लिए इस यंग्स मॉडुलस की कुछ ना कुछ वैल्यू होती होगी क्योंकि ये कांस्टेंट है. दिस इज यंग्स मॉडुलस. तो माइल्ड स्टील के लिए इस यंग्स मॉडुलस की कुछ ना कुछ वैल्यू होती होगी. और यस ये वैल्यू होती है, एक मिनट यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं. सो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील
ई एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम इसको, एस रिप्रेजेंट कर रहा है स्टील और ई रिप्रेजेंट कर रहा है यंग्स मॉडुलस। सो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील विल बी इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और कई जगह पर इसको सिंप्लिसिटी के लिए 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर भी ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में दोनों वैल्यूज आ सकती हैं, और अगर कोई भी वैल्यू ना दी हो एग्जाम में तो आप ये वाली वैल्यू अपने मन से आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, दिस विल बी द वैल्यू। अच्छा, इसकी जो यूनिट है यंग्स मॉडुलस की यूनिट, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर कैसे आ गई? न्यूटन पर mm स्क्वायर इस तरह से आ गई क्योंकि यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस की यूनिट हो गई न्यूटन पर mm स्क्वायर, और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। सो दैट मीन्स यंग्स मॉडुलस की यूनिट क्या हो गई है? दैट विल बी न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। तो चलिए यहाँ तक सबको क्लियर है। अब एक काम करते हैं, जो रीजन है सारे के सारे ओ ए, फिर ओ बी, सी डैश, ये सारे के सारे रीजन्स का थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं रीजन ओ ए के लिए, रीजन ओ ए। तो इसके अंदर पहला पॉइंट आप लिखो, इन दिस रीजन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, stress is directly proportional to strain. Now stress is directly proportional to strain, ये एक लॉ है जिसे हम हुक्स लॉ भी कहते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में बाद में देखेंगे। तो अभी आप ब्रैकेट में लिख लो हुक्स लॉ इज वैलिड, हुक्स लॉ वैलिड है यहाँ पर, ठीक है। हुक्स लॉ कहता भी यही है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो हुक्स लॉ इज वैलिड, तो रीजन ओ ए के अंदर ही हुक्स लॉ वैलिड है, क्योंकि यहीं पर सिर्फ इतने ही रीजन में, यहाँ से लेके यहाँ तक ही सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, है ना। इसके बाद हुक्स लॉ वैलिड नहीं रहता है। सो इन रीजन ओ ए हुक्स लॉ इज वैलिड। देन आगे नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेन आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो स्ट्रेन यहाँ पर बहुत ही कम होती है, जैसा कि हमने देखा था 0.12%, तो 0.12% की स्ट्रेन आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, 0.20 और लगाते हैं, 0.0012 की स्ट्रेन, तो 0.0012 की स्ट्रेन, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएंगी स्ट्रेन यहाँ पर। तो रीजन ओ ए के अंदर स्ट्रेन बहुत ही कम होती हैं, मटेरियल का बिहेवियर बहुत ही बढ़िया सा होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले जाता है लेकिन स्ट्रेन बहुत कम आता है, ठीक है। अब चलते हैं रीजन ओ बी पे। तो ओ बी वाला रीजन जैसा कि हमने बताया था, इट इज़ इलास्टिक रीजन, ठीक है। तो इसके अंदर आप लिखो मटेरियल शोज इलास्टिक बिहेवियर in this region, material shows elastic behavior in this region। elastic behavior का क्या मतलब है? elastic behavior का मतलब है कि अगर हमने इस लिमिट तक लोड करने के बाद अगर इसको अनलोड कर दिया, लोड वापस से हटा दिया, तो एंटायर स्ट्रेन जो होगा वो रिलीज हो जाएगा और मटेरियल अपने ओरिजिनल डायमेंशंस में आ जाएगा। इफ द मटेरियल इज अनलोडेड, if the material is unloaded, the entire strain is released, the entire strain is released and specimen will regain its original dimensions, its original dimensions, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम रीजन बी सी डैश या बी सी तक। तो बी सी डैश या बी सी तक चल रहे हैं, यानी ये वाला रीजन, इतना इतना, दिस रीजन, ठीक है, बी सी डैश या बी सी तक। तो सी डैश तो बहुत ही छोटे से टाइम के लिए आता है, हल्का सा ही होता है। तो एक्चुअल यील्डिंग जब हम बोलते हैं कि किस पॉइंट से यील्डिंग स्टार्ट हुई है, तो हम बोलते हैं सी, पॉइंट सी से यील्डिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। और अगर आप डिजाइनिंग करने भी जाओगे तो जो यील्ड पॉइंट आप बोलोगे, तो ये सी डैश यील्ड पॉइंट बोलोगे आप, कि ये वाली यील्ड पॉइंट है, हमारी यील्ड लिमिट है, या फिर ये वाला पॉइंट है। तो अगर आपने सी डैश बोल दिया तो इसका मतलब है कि आप थोड़ी सी हाइयर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को कंसिडर करके कर रहे हो, लेकिन ये आएगी तो है नहीं, और आ भी गई तो बहुत छोटे से टाइम के लिए रहेगी। तो मटेरियल इतना लोड, तो इतनी स्ट्रेस तो सस्टेन कर नहीं रहा है ना। मटेरियल की जो यील्डिंग हो रही है वो ये वाले स्ट्रेन पर, ये वाले स्ट्रेस पर हो रही है, नीचे वाले स्ट्रेस पर, ठीक है। तो इसी को ही हम एक्चुअल यील्ड पॉइंट बोलते हैं। सो एक्चुअल यील्ड पॉइंट ऊपर वाला यील्ड पॉइंट होगा या नीचे वाला, इट विल बी लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो लिख लेते हैं, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट ब्रैकेट में सी डैश जस्ट रीचेस बिफोर
just reaches before the yielding starts. Yielding starts. Next point, lower yield point, ब्रैकेट में लिखो C, corresponds to load required for actual yielding. चलो, आई होप सबने लिख लिया। तो अभी देखो, माइल्ड स्टील में और जो भी लीनियर इलास्टिक मटेरियल होते हैं ना, उन सब के अंदर ये जो ए बी सी ये तीनों पॉइंट है ना, ये बहुत पास पास में होते हैं। ये तो फिगर जो है ये हमने थोड़ा सा ज़्यादा एलोंगेट करके बनाया, टू द स्केल नहीं है। टू द स्केल फिगर हम बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि टू द स्केल फिगर अगर बनाएंगे तो ये तीनों के तीनों पॉइंट इतने पास होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ पर है। ए बी सी एक दूसरे के ऊपर एकदम पास पास होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल फिगर नहीं रहता, ये टू द स्केल नहीं है। तो टू द स्केल ना होने की वजह से ऐसा लगता है कि ये जो सारे पॉइंट हैं ए बी सी, ये जो तीनों पॉइंट हैं ये काफ़ी दूर दूर हैं एक दूसरे से, बट इन एक्चुअल टेस्टिंग ये पॉइंट बहुत पास पास आते हैं। तो ताकि ये क्लियरली दिखाई दें इसलिए इनको थोड़ा सा दूर दूर करके बनाया जाता है। तो कई बार हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। इंटरचेंजेबली मतलब कि प्रोपोर्शनल लिमिट पूछा गया और ऑप्शंस में कहीं भी प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है तो इलास्टिक लिमिट बोल दिया। जैसे कि हुक्स लॉ के केस में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन पूछा होता है हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, तो सही आंसर होना चाहिए प्रोपोर्शनल लिमिट, पर किसी भी ऑप्शन में प्रोपोर्शनल लिमिट है ही नहीं, तो हम क्या मार्क कर सकते हैं, उसकी जगह इलास्टिक लिमिट मार्क कर सकते हैं। तो क्योंकि ये तीनों पॉइंट बहुत पास पास होता है तो इसलिए हुक्स लॉ को हम इलास्टिक लिमिट तक भी वैलिड बोल देते हैं फॉर माइल्ड स्टील एंड फॉर लीनियर इलास्टिक मटेरियल। तो एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट भी नोट करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखो नोट करके, राइट डाउन फॉर माइल्ड स्टील ब्रैकेट में लिखो एंड फॉर other linear elastic materials point A, B and C, points A, B and C are very close to each other and hence sometimes they are used interchangeably। तो कई बार इनको आपस में इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रीजन लिखते हैं, सीडी चलते हैं, सीडी रीजन सीडी। सो राइट डाउन नेक्स्ट रीजन सीडी। नाउ रीजन सीडी में क्या हो रहा है, हमारा जो माइल्ड स्टील है ये एकदम परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है। तो प्लास्टिक मटेरियल मतलब कि जितना भी आपने एलोंगेशन किया उतना एलोंगेशन होता जाएगा। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल ऐसा होता है कि जिसमें ना तो ज़्यादा स्ट्रेस लगाने की ज़रूरत है, स्ट्रेस ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट स्ट्रेस के ऊपर स्ट्रेन बढ़ता चला जाता है। उसके अंदर वॉल्यूम चेंज ज़ीरो होता है। जैसे अगर बात की जाए वॉल्यूम चेंज की, तो यहाँ पर जब हमने एलोंगेशन किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर लेंथ बढ़ रही थी और ये वाली डायमेंशंस कम हो रही थी। लेकिन ये डायमेंशंस कम होने के साथ साथ ये थोड़ा सा इस तरह से डायमेंशंस कम होती हैं कि ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि ये लेंथ बढ़ रही है। तो जब किसी भी मटेरियल के ऊपर आप खींचोगे तो उसकी वॉल्यूम तो बढ़ेगी, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ रही थी, लेकिन जब परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल होता है तो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के अंदर जो लेंथ का इंक्रीज होने का जो स्पीड होती है और जो लेटरल डायमेंशंस के रिड्यूस होने की जो स्पीड या रेट होती है वो कुछ इस तरह से निकल के आती है कि ओवरऑल वॉल्यूम चेंज जीरो हो जाता है। तो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के अंदर वॉल्यूम चेंजेस जीरो, और एकदम उसी तरह का बिहेवियर माइल्ड स्टील शो करने लगता है जब इस रीजन में आता है। तो इस रीजन के अंदर आप देख रहे हो बिना किसी स्ट्रेस के इंक्रीज हुए ही स्ट्रेन इंक्रीज हुआ जा रहा है, स्ट्रेन इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि किस तरह से माइल्ड स्टील यहाँ पर प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पर वॉल्यूम चेंज भी जीरो हो जाता है। तो माइल्ड स्टील के अंदर वॉल्यूम चेंजेस जीरो इन दिस रीजन, सो इट अगेन हम ये कह सकते हैं कि ये परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर। और तीसरी बात, पॉइजन्स रेशियो 0.5 हो जाता है। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, अभी आप बस मेंशन कर लो, लिख लो, और उसका डेरिवेशन भी हम देखेंगे कि पॉइजन्स रेशियो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए 0.5 कैसे होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं जिस वजह से रीजन सीडी के अंदर जो हमारा माइल्ड स्टील है इट विल शो
बिहेवियर जस्ट लाइक अ परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल्स बिहेवियर। ठीक है, तो लिख लेते हैं रीजन सी डी। सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, इन दिस रीजन mild steel behaves as perfectly plastic material, perfectly plastic material, because it undergoes large strains at constant stress। ब्रैकेट में लिखो ऑल्सो म्यू इज इक्वल टू 0.5 एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। सो म्यू इज पॉइजन्स रेशियो। अब ये पॉइजन्स रेशियो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए 0.5 कैसे आ जाता है ये हम बाद में देखेंगे, और डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 ये भी कैसे आ जाता है ये भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सो डेल्टा वी इज चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम चेंज भी 0 आ जाएगा, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम बना रहेगा मटेरियल का, तो माइल्ड स्टील का कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले रीजन पे, रीजन डीई। डीई रीजन इज स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। सो रीजन डीई, राइट डाउन, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन होता है। तो स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में हमने देखा था कि मटेरियल और ज़्यादा, मतलब यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है, जो कांस्टेंट स्ट्रेस है उसी के ऊपर ही डिफॉर्म करता हुआ जाता है, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस शो करने लगता है। तो डिफॉर्मेशन, अगर और ज़्यादा डिफॉर्म करना है आपको तो आपको और ज़्यादा लोड अप्लाई करना पड़ेगा। सो मटेरियल इज शोइंग इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, सो राइट डाउन, इन दिस रीजन मटेरियल कौन सा है हमारा, माइल्ड स्टील है। मटेरियल शोज इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस for further deformation, therefore it is called as strain hardening region। ठीक है, तो इसलिए इसको स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन भी कहते हैं। नाउ ये इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस क्यों शो कर रहा है, अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके आप स्टडी करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पर इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस इसलिए शो कर रहा है कि यहाँ पर मटेरियल के अंदर ना, मटेरियल का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना माइल्ड स्टील के, ये माइल्ड स्टील का जो पेरेंट मटेरियल है ये आयरन है, तो ये इस तरह का कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर अभी इतना डिफॉर्मेशन हो चुका है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं बचा, यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन आ चुका है। तो इसकी वजह से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन आने की वजह से, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंजेस आने की वजह से ये इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस शो करने लगा है। सो राइट डाउन, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं देखना है कि कैसा स्ट्रक्चर हो गया है, पहले कैसा था, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना समझ लेना है कि यहाँ पर जो इंक्रीज रेजिस्टेंस शो हो रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ mild steel has undergone major changes in the crystalline structures। So write down, mild steel undergoes changes in crystalline structure in this region which results in increased resistance for material deformation, नेक्स्ट अब लास्ट वाला रीजन चलते हैं। लास्ट वाला रीजन हो गया हमारा रीजन EF रीजन इज स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन, या फिर इसे नेकिंग रीजन भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो भी मटेरियल है माइल्ड स्टील है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ना एकदम परफेक्ट नहीं होता, यहाँ पर कहीं ना कुछ पार्ट ऐसा होगा जिसमें वीकनेस होगी, या फिर कह सकते हैं मटेरियल के अंदर कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। जैसे कि सपोज माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन कुछ ऐसा था, ठीक है, अभी ऐसे हॉरिजॉन्टली दिखा दे रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह का माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन था। जब इसके ऊपर हमने लोड अप्लाई किया
तो इसके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर मटेरियल के अंदर कहीं ना कुछ इम्परफेक्शन होगा, जिसकी वजह से किसी एक रीजन पे बाकी रीजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक हो जाएगा। तो जैसे सपोज यहाँ पर मतलब बाकी जगह तो एकदम बढ़िया था, किसी एक जगह पर ज़्यादा वीक था, तो मान लेते हैं इस जगह पर ज़्यादा वीक था। तो इस जगह पर ज़्यादा वीक होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ से अब मटेरियल नेकिंग करना शुरू कर जाएगा। नेकिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये इस तरह से फॉर्म होने लग जाएगा, ठीक है। और इतने रीजन के ऊपर अब एरिया बहुत कम हो गया है, इस रीजन पे इस वाले पार्ट पे एरिया बहुत कम हो गया है, तो स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गई। इफ़ एरिया इज लेस लोड तो सेम है, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो जब एरिया यहाँ पर बहुत कम हो गया है तो यहाँ पर जो स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेसेस की वजह से अब क्या हो गया, इसका फेलियर होगा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये इतना ज़्यादा लोड नहीं ले पाएगा जितना ज़्यादा पहले ले रहा था। अब यहाँ पर जो लोड कैरिंग कैपेसिटी हो चुकी है वो कम हो चुकी है, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है। लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से हुआ क्या, आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यहाँ पर ऐसे डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम इसको कह सकते हैं कि मटेरियल अब सॉफ्ट होता जा रहा है। मटेरियल सॉफ्ट होता जा रहा है, कम लोड ले पा रहा है, मटेरियल सॉफ्ट हो गया, तो इसको कहते हैं स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। या फिर यहाँ पर ऐसा नेक बन रहा है तो इसे हम कहते हैं नेकिंग रीजन भी, ठीक है। तो क्लियर है ये नेकिंग रीजन कैसे बन रहा है, इसका मैं फोटो भी दिखा देता हूँ। सो नेकिंग रीजन कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। नेकिंग रीजन विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरह का नेकिंग रीजन हो जाएगा। तो इस जगह पर मटेरियल में कुछ इम्परफेक्शन था या यहाँ पर सबसे वीकेस्ट था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मटेरियल में कांस्टेंट स्ट्रेंथ नहीं रहती है, कहीं ना कहीं तो ज़्यादा वीक होगा ही बाकी के कंपैरिजन में, और जिस जगह से ये वीक होगा वहीं से इसका दुबला होना शुरू हो जाएगा, नेकिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से नेकिंग शुरू हो जाएगी और इसी रीजन पे फिर अल्टीमेटली ये फेलियर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो फ्रैक्चर पॉइंट भी इसी जगह पर ही आएगा, राइट। तो यहाँ पर हम रीजन ई एफ के बारे में भी लिख लेते हैं, राइट डाउन रीजन ई एफ, राइट डाउन द डायमीटर of a part of specimen starts decreasing because of local imperfection। लोकल imperfection का मतलब है जहां पर लोकली किसी भी जगह पर वीक था या imperfect था, local imperfection। This phenomenon is called as necking। This phenomenon is called as necking। Next point, due to rapid decrease in diameter, तो एक जगह पर डायमीटर बहुत ही रैपिडली डिक्रीज कर रहा है, तेजी से डिक्रीज कर रहा है। सो ड्यू टू रैपिड डिक्रीज इन डायमीटर एट अ पर्टिकुलर सेक्शन द strength of specimen also starts to decrease rapidly, नाउ जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर नेकिंग शुरू हो गई थी। अभी आप इस फिगर को नहीं बनाना, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बेटर फिगर बना देता हूँ यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। तो मान लेते हैं हमारा जो माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन था वो कुछ इस तरह का था। अभी एंड के वो वाले पार्ट हम नहीं दिखा रहे हैं, जो ज़्यादा ब्रॉड पार्ट थे ना ग्रिप के लिए, वो नहीं दिखा रहे हैं, गेज लेंथ वाला दिखा रहे हैं। गेज लेंथ क्या होता है वो भी बताएंगे अभी हम। तो यहाँ से आपने लोड लगाया था ना, इस लोड लगाने के बाद हुआ क्या कि ये धीरे धीरे साइड से डायमीटर डिक्रीज कर रहा था और लेंथ इंक्रीज कर रही थी। और एक जगह पर एक पॉइंट ऐसा आया कि किसी एरिया में लोकल इम्परफेक्शन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा, मान लो इस जगह पर लोकल इम्परफेक्शन था, तो लोकल इम्परफेक्शन होने की वजह से, इस रीजन में लोकल इम्परफेक्शन होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से डायमीटर डिक्रीज करने लग जाएगा और ज़्यादा तेज़ी से इतने पार्ट में इलोंगेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। तो इसके बाद इसका जो डायग्राम बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि जिस
रीजन में जिस जिस जगह पर लोकल इम्परफेक्शन था वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से डायमीटर रिड्यूस करेगा इस तरह से, और फेलियर भी यहीं से हो जाएगा, टूटेगा भी यहीं से। अब ये टूटेगा कैसे? तो देखो, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि डक्टाइल मटेरियल्स आर वीक इन शीयर। डक्टाइल मटेरियल्स आर वीक इन shear and brittle materials are weak in tension। ब्रिटल मटेरियल्स टेंशन में वीक होते हैं। तो अब ये है डक्टाइल मटेरियल, ये shear में वीक है। जब हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वहां पर आप ये देखोगे तो कि किसी भी एलिमेंट पे अगर हमने टेंसाइल लोड लगाया 45 डिग्री पर shear आएगा। तो 45 डिग्री पर मैक्सिमम shear आ रहा है, और 45 डिग्री पर शेयर आने की वजह से डक्टाइल मटेरियल जो हैं वो शेयर में वीक हैं। शेयर में वीक हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो फेलियर होगा ये इस तरह से होगा कि यहाँ से जो प्लेन आएगा 45 डिग्री पे, इस प्लेन के अलोंग ये फेल हो जाएगा, और इसका जो फेलियर सरफेस बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, कप कोन फेलियर। यहाँ पर आ गया कप एक तरह से, और यहाँ पर आ गया कोन। ठीक है, तो ये कप कोन फेलियर बन जाता है इसका। इट विल बी लाइक दिस, और इसका जो एंगल होता है दिस इज एट 45 डिग्री। तो जैसा कि मैंने फिगर भी दिखाया था, अभी थोड़ी देर में फिगर दिखा देते हैं, पर अभी आप ये लिख लो, दिस इज 45 डिग्री, 45 डिग्री, एंड दिस फेलियर इज कॉल्ड एज कप कोन फेलियर। कप कोन फेलियर इंपॉर्टेंट है, कप कोन फेलियर, एंड दिस हैपन्स ड्यू टू shear। So this failure occurs due to shear। ये फेलियर आएगा shear की वजह से। तो टेंशन तो इसके यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा था ऐसे में, पर डक्टाइल मटेरियल तो टेंशन में स्ट्रांग होते हैं, तो इसका फेलियर टेंशन में ना होते हुए इसका फेलियर होगा shear में, बिकॉज दिस इज वीक इन shear। ठीक है, तो इतना ये सब बना लो आप। तो आप ये डायग्राम दोबारा से देखो जो मैंने दिखाया था। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा जूम करके देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा जूम करके देखें हम, तो जूम करके देखने पे आपको शायद दिखाई दे रहा हो, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, आपको दिखाई दे रहा हो कि ये जो फेलियर सरफेस बना है ये ऐसे, ये 45 डिग्री पे बना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से कोन बन गया है, और यहाँ पर अंदर की तरफ ऐसा कप बन गया है। सो दिस इज कप एंड दिस इज कोन। कप कोन फेलियर है, 45 डिग्री पे हुआ है, एंड दिस इज ड्यू टू shear की वजह से। चलिए, तो अब एक और पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर जो हम गेज लेंथ लेते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये समझा देते हैं गेज लेंथ होता क्या है। तो सपोज माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन हमने ये लिया, तो ऊपर और नीचे वाला पार्ट तो बस ग्रिप करने के लिए चला गया। तो इस माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन की जो ओवरऑल लेंथ है, ये ओवरऑल लेंथ, इस पूरी लेंथ को हम स्टडी नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इतना पार्ट तो ये ग्रिपिंग में चला गया, ग्रिप करने के लिए चला गया, तो ये वाली लेंथ लेनी नहीं है। दूसरा, यहाँ पर ना एरिया धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, तो जहाँ पर ज़्यादा एरिया हो जाएगा वो वाला पार्ट भी हमें नहीं कंसीडर करना, ज़्यादा एरिया वाला पार्ट भी कंसीडर नहीं करना, हमें उतना पार्ट कंसीडर करना है जिसका एरिया कांस्टेंट है। जिसका एरिया कांस्टेंट है, फिर इसके बाद भी थोड़ी सी और लेंथ छोड़ देते हैं यहाँ से यहाँ के बीच में, है ना। तो ये वाली जो लेंथ होती है इसे हम कहते हैं गेज लेंथ। दिस लेंथ इज कॉल्ड एज गेज लेंथ, जिस पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, गेज लेंथ। ठीक है, तो इतने का एरिया रिडक्शन देखेंगे, और इसी लेंथ में जो इंक्रीज हो जाएगा, तो मान लो गेज लेंथ पहले इतनी थी और फिर बाद में इंक्रीज होने के बाद थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ से भी थोड़ी बढ़ गई और यहाँ से भी थोड़ी बढ़ गई। ठीक है, तो ये था इनिशियल गेज लेंथ, मान लो जो भी था स्मॉल एल था। ठीक है, अब ये गेज लेंथ बढ़ने के बाद एल प्लस एल डैश हो गई है। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रेन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एल डैश डिवाइडेड बाय एल। चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंज कितना आया है, एल डैश चेंज आया है, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितना था, एल था, तो ये हमारा स्ट्रेन आ जाएगा। तो इस तरह से एक फिक्स्ड लेंथ गेजिंग करने के लिए रखते हैं, नापने के लिए रखते हैं, इसको हम गेज लेंथ बोलते हैं। और फिर इसके ऊपर और नीचे थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेंथ छोटी रहती है। ठीक है, तो जितना माइल्ड स्टील का
स्पेसिमेन की लेंथ है, ओवरऑल स्पेसिमेन की लेंथ है, वो पूरी की पूरी लेंथ पे हम मेजरमेंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ गेज लेंथ पे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये था गेज लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी एल डैश और बढ़ गई है, ठीक है। तो स्ट्रेन आ जाएगा हमारा एल डैश बाय एल। तो अब सवाल ये उठता है कि गेज लेंथ होनी कितनी चाहिए। तो आप एक नोट पॉइंट करके लिख लो, गेज लेंथ हम कितनी लेते हैं। सो राइट डाउन एज पर IS कोड गेज लेंथ ऑफ स्पेसिमेन is taken as L naught is equal to 5.65 अंडर रूट A नॉट। तो इतनी गेज लेंथ हम लेते हैं। चलिए, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील इन टेंशन तो खत्म हो गया है। अगला टॉपिक, एक और छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील इन कंप्रेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप 1.5 स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील इन कंप्रेशन। तो देखो, फिर से हम y एक्सेस पे बनाएंगे स्ट्रेस और x एक्सेस पे बनाएंगे हम स्ट्रेन। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस को हम जब टेंशन में होता है तो टेंशन में हम पॉजिटिव लेते हैं स्ट्रेस को, टेंशन इज पॉजिटिव एंड कंप्रेशन इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाएंगे हम, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो जब पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहे होंगे, यहाँ जा रहे होंगे, तब हम पॉजिटिव दिखाएंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव y डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो स्ट्रेस पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्ट्रेस कब पॉजिटिव होगा, स्ट्रेस इज पॉजिटिव, यानी ये टेंशन वाला आ जाएगा ऊपर, दिस इज पॉजिटिव, है ना। और स्ट्रेन भी यहाँ पर टेंसाइल नेचर का आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और नेगेटिव स्ट्रेन कब होगा, नेगेटिव स्ट्रेन जब नेगेटिव y की तरफ जा रहे होंगे, यहाँ पर ये कंप्रेशन वाला स्ट्रेन आ जाएगा। और स्ट्रेस भी नेगेटिव x की तरफ, सॉरी ये था नेगेटिव x, और स्ट्रेस हो जाएगा नेगेटिव y। तो नेगेटिव y की तरफ जब जाएंगे तो स्ट्रेस इज नेगेटिव और ये हो जाएगा कंप्रेशन, ठीक है। तो अगर आपने माइल्ड स्टील के ऊपर टेंसाइल लोड लगाया तो स्ट्रेस भी टेंसाइल वाला आ जाएगा और स्ट्रेन भी टेंसाइल वाला आ जाएगा, दोनों ही टेंसाइल नेचर के आएंगे। और जब आपने माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन के ऊपर कंप्रेशन लोड लगाया तो स्ट्रेस भी कंप्रेसिव वाला आएगा और स्ट्रेन भी कंप्रेसिव वाला आएगा, तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। तो जब हमने माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया था टेंशन में, तो टेंशन में ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह का आया था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह का आया था, राइट। कंप्रेशन में जब बनाएंगे तो कंप्रेशन में स्ट्रेस भी कंप्रेशन साइड का होगा और स्ट्रेन भी कंप्रेशन साइड का होगा, ये इस तरह से आ जाएगा। और इसका जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेरियस पॉइंट्स हमको देखने को मिले थे ना टेंशन में पॉइंट देखने को मिले थे A B C D E, इतने सारे पॉइंट देखने को मिले थे। यहाँ पर कुछ ऐसा खास है नहीं, यहाँ पर बस एक पॉइंट A आ जाएगा और एक पॉइंट B आ जाएगा, बाकी के कोई पॉइंट यहाँ पर मतलब नहीं है ज़्यादा पॉइंट्स का, ठीक है। और कंप्रेशन में बेसिकली हमको पढ़ना भी नहीं होता है स्टील को, क्योंकि स्टील का जो मेन रोल हमारे सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में होता है वो होता है टेंशन के लिए ही। हम स्टील को यूज़ करते टेंशन के लिए ही हैं, कंप्रेशन के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका रोल, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलता है। यहाँ पर ये डक्टाइल बिहेवियर शो करेगा और ये कभी भी टूटता नहीं है, ये एकदम फ्लैट होता चला जाएगा, दबता चला जाएगा, टूटेगा नहीं, इट विल नॉट ब्रेक। तो यहाँ पर मेन बात ये आती है कि जब यहाँ पर टेंशन में हम देख रहे थे तब यहाँ पर एंगल लिया था हमने थीटा, तो ये थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल हम ले रहे हैं कंप्रेशन के लिए फाई, तो फाई भी अगेन यंग्स मॉडुलस ही हो जाएगा, ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस इन टेंशन, और यंग्स मॉडुलस इन कंप्रेशन क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस इन कंप्रेशन हो जाएगा, ये टेन थीटा था और ये हो जाएगा टेन फाई, एंड दिस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इन कंप्रेशन डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इन कंप्रेशन, ठीक है। यानी बेसिकली देखा जाए तो यंग्स मॉडुलस इन टेंशन हो गया ये वाली लाइन का स्लोप, और यंग्स मॉडुलस इन कंप्रेशन हो गया इस लाइन का स्लोप। अब बात ये आती है कि ये दोनों स्लोप सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि दोनों स्लोप सेम होते हैं,
बोथ द स्लोप आर सेम, यानी कि यंग्स मॉडुलस टेंशन में भी और यंग्स मॉडुलस कंप्रेशन में भी हम सेम ले सकते हैं। साथ ही साथ पॉइजन्स रेशियो भी सेम आता है। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो हम बाद में देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी आप एज अ पॉइंट के फॉर्म में लिख लो। तो पहले ये डायग्राम बना लेना, और डायग्राम बनाने के बाद फिर पॉइंट के फॉर्म में लिख लेना। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन कंप्रेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट आप लिखो, यंग्स मॉडुलस इन कंप्रेशन is equal to Young's modulus in tension. Next point, Poisson's ratio in compression is equal to Poisson's ratio in tension. तो ये Poisson's ratio भी हमें ऑब्जर्वेशन से ही मिला है। Poisson's ratio होता क्या है? Poisson's ratio is lateral strain upon longitudinal strain. तो इसको अभी डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो चाहे टेंशन में ले चाहे कंप्रेशन में ले वो सेम आता है, इसीलिए पॉइजन्स रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। तो अभी इसको डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद कर लेना। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए, तो यही दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे माइल्ड स्टील में कंप्रेशन के अंदर, और कंप्रेशन में और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो कंप्रेशन में माइल्ड स्टील का बिहेवियर कैसा होगा? बिहेवियर ऐसा होगा जैसा कि आप ये समझो कि एक आटे की लोई बनाई, आटे का क्यूब बना दिया है ना। आप रोटी खाते होगे, आटा मारते होगे, तो आटे का क्यूब इस तरह का बना दिया आपने, आटे का क्यूब। और इसके ऊपर अगर आप कंप्रेशन अप्लाई करने जाओ तो क्या होगा, इसकी लेंथ धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी। इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये कम होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और साथ ही साथ लेटरल डायरेक्शन में ये बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह से जो माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन होगा वो भी इसी तरह से ही होगा कि इसको जब हम ऐसे दबाते जाएंगे तो कंप्रेस होता जाएगा, और साथ ही साथ लेटरल डायरेक्शन में ये इंक्रीज करता जाएगा, पर ये टूटता नहीं है। ठीक है, ये कंप्रेस होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, साइड में फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, इट विल नॉट ब्रेक। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये चलता ही जाएगा आगे, चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, ऐसे करके। राइट, तो चलो, तो आज की क्लास में हमने दो टॉपिक्स देखे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील इन टेंशन एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील इन कंप्रेशन। तो इसके आगे आज हम क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए, आज की थ्योरी क्लास के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू करते हैं। अ बार हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 700 mm स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड्स एट द पोजीशंस इंडिकेटेड। तो यहाँ पर जो पोजीशंस इंडिकेटेड हैं, यहाँ पर एक्सियल लोड एक्ट कर रहा है इस बार के ऊपर। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन द सेगमेंट क्यू आर इज, तो क्यू आर सेगमेंट में, ये वाले सेगमेंट में जो स्ट्रेस आ रही है इतने पार्ट में, वो स्ट्रेस कितनी आएगी? तो सबसे पहली बात, ये वाला जो बार है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इसके हिसाब से समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। नाउ एक बार समीशन एफ एक्स इक्वल टू करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन की फोर्सेज हैं या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की फोर्सेज हैं उनको हम माइनस साइन से इंडिकेट कर लेंगे, और जो पॉजिटिव एक्स की तरफ है उनको प्लस साइन से इंडिकेट कर लेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, पीछे से शुरुआत करते हैं। तो 63 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो इसका मतलब है कि ये -63 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, +35 +49 और +21 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये आ रहा है 42 के बराबर। तो 42 नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो फोर्सेस दिए हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हो सकता है या तो क्वेश्चन पेपर में ही गड़बड़ आई होगी, या फिर यहाँ पर जो बुक ने छापा है इसमें गड़बड़ है। पर इसको सही हम कर सकते हैं। सही कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये 42 आ रहा है, अगर इस 21 की डायरेक्शन हम उल्टी कर दें, 21 की डायरेक्शन हम यहाँ पर कर देंगे, तो ये क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। तो हम 21 को इस डायरेक्शन में लेके सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब आप देखोगे कि समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 है। नाउ विल सॉल्व। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें सेगमेंट क्यू आर में फोर्स देखनी थी। तो सेगमेंट क्यू आर के अंदर जो भी फोर्स आ रही होगी, चाहे हम राइट साइड से देखते हुए आए या लेफ्ट साइड से देखते हुए आए, ये सेम आना चाहिए। तो पहले राइट साइड से देख लेते हैं। राइट साइड से देखते हैं तो 21 कंप्रेशन का आ रहा है -21, और 49 टेंशन का आ रहा है +49। ये हो गया 28, तो ये हो जाएगा +28 किलो न्यूटन है
हाँ +28 किलो न्यूटन। ये तो हो गया फ्रॉम द राइट साइड से देखा। जब लेफ्ट साइड से देखें +63 और -35, तो ये भी आ गया 28 किलो न्यूटन। तो दोनों तरफ से 28 किलो न्यूटन टेंशन का आ रहा है, राइट। नाउ हमें पूछा क्या गया है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज 28 इंटू 10⁻³ कर देंगे न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, और एरिया इज 700 mm²। तो 280 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो जाएगा 40 मेगापास्कल। 40 मेगापास्कल, करेक्ट आंसर विल बी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। When a body is subjected to two equal and opposite pulls, as a result of which the body tends to extend its length, the stress and strain induced is। तो अगर कोई बॉडी है जिसके ऊपर दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट पुल एक्ट हो रहे हैं, यानी कि हमने टेंसाइल लोड अप्लाई किया हुआ है, दोनों तरफ टेंसाइल लोड अप्लाई हो रहा है, तो इसकी वजह से बॉडी एक्सटेंड हो रही है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेसेस भी टेंसाइल जनरेट हो रहे होंगे। देखो ये तो एक्सटर्नल फोर्स है जो टेंशन की है, इंटरनल फोर्स भी टेंशन की आ रही होगी, और इंटरनल फोर्स टेंशन की आ रही है तो स्ट्रेसेस भी टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगे, और डेफिनेटली लेंथ एलोंगेट हो रही है तो स्ट्रेन भी टेंसाइल स्ट्रेन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। व्हेन अ नट इज टाइटन्ड ऑन द बोल्ट, द नेचर ऑफ स्ट्रेस इन द बोल्ट इज। तो देखो हमारे पास बोल्ट है कुछ इस तरह का, ये होता है हमारे पास बोल्ट। तो ये बोल्ट है, ये पूरा का पूरा, और ये बोल्ट की शाफ्ट है, और ये जो पार्ट है दिस इज नट, ये नट है। नट इसके ऊपर अगर टाइट किया जाएगा, तो बोल्ट जब भी हम लगाते हैं किसी ना किसी चीज़ को कसने के लिए लगाते हैं। जैसे इस तरह से ये बोल्ट है, यहाँ पर टाइटन किया गया है, और यहाँ पर ये नट है। तो जब हम नट को टाइट करते जाते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोल्ट था, अंदर था, लेकिन मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बोल्ट था, और यहाँ से अगर नट को टाइट करते जा रहे हैं, तो मतलब ये इसको कंप्रेस करता जा रहा है, कंप्रेस कर रहा है, तो ये इसके ऊपर पुल लगा रहा है, ये इसको खींच रहा है। तो बोल्ट के ऊपर जो स्ट्रेसेस आएंगी, तो अब ये सोचो कि यहाँ से जब हम नट को टाइट कर रहे हैं ना, तो ये दब रहा है, जब ये दब रहा है तो ये खिंच रहा होगा, ये जब इसको ऐसे पुल कर रहा होगा तभी ये इस पे दबा पाएगा। ठीक है ना। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टाइट कर रहे हैं हम बोल्ट को, वो ऑब्जेक्ट अपने आप कंप्रेस होता जा रहा है, लेकिन जो बोल्ट की शाफ्ट है ये खिंचती जा रही है, इस पर टेंशन आ रहा है। ठीक है, तो जब नट को टाइटन करते हैं बोल्ट के ऊपर, टाइट करते जाते हैं बोल्ट के ऊपर, तब होता क्या है, नेचर ऑफ स्ट्रेस इन द बोल्ट इज टेंसाइल। करेक्ट आंसर विल बी बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डिफाइंड एज। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो करेक्ट आंसर इज चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द स्ट्रेस एट द सेक्शन एक्स एक्स। तो ये वाला सेक्शन दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, एक्स एक्स, फॉर द बार ए बी सी डी विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, और यहाँ पर कई सारी फोर्सेज हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर 80 किलो न्यूटन टेंसाइल आएगा, अगर हम 80 किलो न्यूटन टेंसाइल आएगा। अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो, सॉरी राइट साइड से देखें तो 110 - 30 ये 80 आ जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड से देखें तब भी 80 आएगा, तो 60 + 20 हो जाएगा 80 किलो न्यूटन। दोनों तरफ से सेम ही आएगा। ओके, तो स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए फोर्स हमारे पास आ गया है 80 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये हो जाएगा 80 × 10⁻3, और एरिया हो जाएगा हमारे पास 1000। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 80 Nm² टेंसाइल। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 33। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि स्ट्रेन को मेजर करने के लिए हम एक्सटेंसोमीटर यूज़ करते हैं, एक्सटेंसोमीटर, या फिर स्ट्रेन गेज भी बोलते हैं, स्ट्रेन गेज, या फिर इसे स्ट्रेन रेजिस्टर भी बोलते हैं, स्ट्रेन रेजिस्टर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज स्ट्रेन रेजिस्टर्स आर यूज्ड टू मेजर लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच अ 10 mm diameter hole in a mild steel plate 10 mm thick, if the shear strength of the mild steel is 360 megapascal is। अच्छा, तो फोर्स कितनी रिक्वायर्ड है, फोर्स रिक्वायर्ड पूछा गया है, शेयर स्ट्रेंथ दी हुई है, और हमें 10 mm थिक प्लेट पर 10 mm डायमीटर का होल पंच करना है।
ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करो पॉज करके, फिर आप बाद में इसका वीडियो सॉल्यूशन देखना। तो मैं ये सिचुएशन पहले डायग्राम के फॉर्म में बना देता हूँ। देखो तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, हमारे पास एक माइल्ड स्टील प्लेट गिवन है जिसकी थिकनेस है 10 mm। तो दिस इज 10 mm, 10 mm थिकनेस गिवन है, और इसके अंदर एक 10 mm डायमीटर का होल पंच करना है। तो हम होल पंच कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसका डायमीटर 10 mm होगा, और इसको इसके अंदर फोर्स लगा के कंप्रेस कर देंगे, तो ये पंच हो जाएगा। जैसे आपने कागज़ की पंचिंग मशीन देखी होगी, बिल्कुल उसी तरह से। तो आप ये सोचो कि ये कुछ शीट ऑफ पेपर है, ये शीट ऑफ पेपर रखे हुए हैं, कई सारी थिकनेस है ये, और यहाँ से पंचिंग मशीन से हमें इसके ऊपर पंच करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो एरर यहाँ पर सब बच्चे करते हैं कि एरिया अलग ले लेते हैं। तो एरिया π/4d² ले लेते हैं, है ना, π/4d²। वो एरिया नहीं होगा, एरिया वो होगा जिस पर शियर एक्ट कर रहा है। तो शियर कहाँ कहाँ एक्ट कर रहा है, ये पूरे यहाँ पर शियर एरिया है। ये वाला जो एरिया होगा ना, इसको ही तो शियर करके अलग किया जा रहा है होल करने के लिए, है ना। तो इतनी थिकनेस अलग छेद करके अलग कर दी गई, ठीक है। तो शियर आ रहा होगा इस सरकमफेरेंस पर और थिकनेस पर। तो इसकी जो सरकमफेरेंस होगी 2πr होगी, तो ये तो गलत है। इसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू 2πr। ये तो सरकमफेरेंस हो गई इसकी ऐसे करके, और इस सरकमफेरेंस पे कितनी थिकनेस तक है इनटू थिकनेस ऑफ प्लेट, ये हो जाएगा एरिया। पाई डी टी भी लिख सकते हैं, पाई डी इंटू टी। सो पाई इंटू 10 यानी 100 पाई हो जाएगा एरिया। स्ट्रेस हो जाएगा हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया। तो हमारे पास स्ट्रेस गिवन है, यानी जितनी स्ट्रेंथ है वो गिवन है 360 मेगापास्कल। सो 360 न्यूटन पर mm² इंटू एरिया इज 100 पाई mm²। तो mm² कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 360 और 2 zeros 100 के आ गए, 36,000 पाई न्यूटन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 36 पाई किलो न्यूटन। सो करेक्ट आंसर विल बी 36 पाई किलो न्यूटन। दिस विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच अ होल ऑफ 10 mm डायमीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। द पोर्शन इज द पोर्शन ए बी इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स इक्वल टू। तो यहाँ पर ये स्टेप्ड बार दिया हुआ है, इसमें ए बी पार्ट है और बी सी पार्ट है। तो हमें पूछा गया है ए बी वाले पार्ट में कितनी फोर्स एक्ट हो रही होगी। तो ए बी वाले पार्ट के लिए या तो लेफ्ट साइड से समेशन करते हुए आ सकते हैं या राइट साइड से ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो 100 किलो न्यूटन कंप्रेशन प्लस 200 किलो न्यूटन कंप्रेशन, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 300 किलो न्यूटन कंप्रेशन। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 36। अ स्टील बार हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 100 पाई mm²। तो 100 पाई mm² एरिया है, टेंसाइल फोर्स 50 किलो न्यूटन है, स्ट्रेस पूछा गया है, तो स्ट्रेस एक फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज 50 किलो न्यूटन यानी 15 to 1000 डिवाइडेड बाय 100 पाई। तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 500 अपॉन पाई। सो 500 अपॉन पाई अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 159.15 मेगा पास्कल। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 37। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो हमारे पास ये एलिमेंट है और यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस कितना एक्ट हो रहा होगा। ओके, तो इस एलिमेंट के ऊपर वेरियस फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, P1 P2 P3 P4। ये P2 है, P3 है, ये है P4 और यहाँ पर है P1। तो यहाँ पर एक दिक्कत ये है, स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हमें P3 गिवन नहीं है। तो P3 कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हम समेशन Fx इक्वल टू 0 करेंगे। समेशन Fx इक्वल टू 0 करने से हमें P3 पता चल जाएगा। तो समेशन Fx इक्वल टू 0 करते हैं, ये हो जाएगा -P1 प्लस P2 माइनस P3 प्लस P4 इज इक्वल टू 0। P1 की वैल्यू गिवन है 45 किलो न्यूटन, तो ये हो जाएगा -45 प्लस P2 प्लस 445 माइनस P3 और प्लस 130। सो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से 445 में से 45 गए 400, 400
प्लस 130, तो ये हो जाएगा 530। सो P3 विल बी इक्वल टू 530 किलो न्यूटन। तो P3 आ गया हमारे पास 530 किलो न्यूटन। तो अगर हम फोर्सेस देखें अलग अलग सेगमेंट में, तो ये वाले पार्ट में अगर फोर्स देखें तो ये वाले पार्ट में फोर्स हो जाएगी P4 के बराबर। P4 के बराबर, P4 कितना था, 130 था, 130। ये वाले पार्ट में आए तो 130 तो टेंसाइल आ गया था, प्लस 530 कंप्रेसिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 कंप्रेसिव। कंप्रेसिव ये था टेंसाइल। और यहाँ पर लेफ्ट साइड से देख लेते हैं, यहाँ से P1 दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा 45 टेंसाइल। तो मैक्सिमम फोर्स जब इतने पार्ट में आ रही है, मैक्सिमम फोर्स इस पार्ट में आ रही है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस भी इसी पार्ट में आएगी। तो स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज 400 किलो न्यूटन, सो 400 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर गिवन है 200 इंटू 100 mm। सो 200 इंटू 100, यहाँ से 2 0 गए, 2 0 गए, और ये तो बचा सीधे सीधे 2। सो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज टेंसाइल, लेटरल स्ट्रेन विल बी। तो अगर ये ऑब्जेक्ट दिया है हमारे पास, इस पे अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टेंसाइल है, तो यानी फोर्स भी इस तरह से टेंशन एक्ट कर रही होगी। और जब ये फोर्स लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि साइड की डायमेंशंस कंप्रेस हो जाएंगी, दब जाएंगी, है ना। साइड की डायमेंशंस कंप्रेस हो जाएंगी, तो यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन आ जाएगा कंप्रेसिव। करेक्ट आंसर इज बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू मेंबर्स। तो जैसे ही मान लो ये दो मेंबर हैं, तो यहाँ पर इस तरह से ये कंप्रेशन एक्ट हो रहा है, ठीक है, कंप्रेशन एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो लोकल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, ये स्ट्रेसेस किस तरह की होंगी, क्या ये शियर डेवलप हो रही हैं, बेंडिंग, टेंसाइल, ये डेवलप हो रही हैं क्रशिंग, है ना, ये क्रश कर रही हैं। बियरिंग स्ट्रेसेस भी बोल सकते हैं इनको, क्रशिंग स्ट्रेसेस भी बोल सकते हैं, या सिंपली कंप्रेसिव भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्रशिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम लोड इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज कॉल्ड एज। तो हमने पढ़ा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह का बनता है। तो मैक्सिमम लोड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यहाँ पर ये कौन सी स्ट्रेस होती है, दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस। तो करेक्ट आंसर इज सी, अल्टीमेट स्ट्रेस। इसके करस्पॉन्डिंग अगर स्ट्रेस पूछी जाएगी तो ये हो जाएगी ब्रेकिंग या फ्रैक्चर स्ट्रेस, फ्रैक्चर या ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये वाली हो जाएगी यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस। चलो माइल्ड स्टील के लिए यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है बताओ ज़रा। माइल्ड स्टील के लिए यील्ड स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है, ये कमेंट में आप करके बताओगे, कमेंट में बताओगे माइल्ड स्टील के लिए यील्ड स्ट्रेस कितनी होती है। और माइल्ड स्टील के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस होती है ऑलमोस्ट 420 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अल्टीमेट स्ट्रेस इज 420 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, ये याद कर लेना। और यील्ड स्ट्रेस आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, कमेंट में बताना आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ स्पेसिमेन यूजिंग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, द पैरामीटर्स एक्चुअली मेजर्ड इंक्लूड। तो जब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर हम हमारा स्पेसिमेन रखते हैं, स्टील रॉड का स्पेसिमेन रखते हैं, तो एक्चुअली में हम लोड अप्लाई कर रहे होते हैं, लोड अप्लाई कर रहे होते हैं और एलोंगेशन मेजर कर रहे होते हैं। सो लोड अप्लाई करके एलोंगेशन मेजर किया जाता है, या फिर स्ट्रेन कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होता है, तो स्ट्रेन अप्लाई करते हैं, बेसिकली एलोंगेशन अप्लाई करते जाते हैं, लोड पता चलता जाता है, वहाँ से स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लोड एंड एलोंगेशन आर द एक्चुअल पैरामीटर्स, वहाँ से स्ट्रेस स्ट्रेन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स अपीयर। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इलास्टिक लिमिट, yield point, ultimate strength point, point of rupture. Correct sequence of occurrence of these points. देखो सबसे पहले प्रोपोर्शनल लिमिट आता है, ए पॉइंट, ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल लिमिट। फिर उसके बाद बी पॉइंट आता है इलास्टिक लिमिट। फिर उसके बाद सी पॉइंट आता है यील्ड लिमिट, यील्ड पॉइंट, ठीक है, या यील्ड स्ट्रेस। फिर उसके बाद डी पॉइंट तो कुछ नहीं होता, ई आता है, ई आता है अल्टीमेट पॉइंट, ई इज अल्टीमेट पॉइंट। और फिर एफ आता है फ्रैक्चर पॉइंट, ये हम क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। इनको सीक्वेंस में बताना है।
तो सबसे पहला लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा ए, फिर इसके बाद इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिक लिमिट बी, फिर इसके बाद आता है यील्ड पॉइंट सी, सीक्वेंस में ही दे रखा है क्या, फिर उसके बाद अल्टीमेट पॉइंट आता है, ठीक है, डी, और फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ रप्चर ई, ठीक है। तो सीक्वेंस में ही दे रखा है, करेक्ट सीक्वेंस ए बी सी डी ई ही है, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच अ मेंबर रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर लोड रिमूवल। तो ये हमको पता है इलास्टिक लिमिट होता है। इलास्टिक लिमिट ऐसा पॉइंट है कि जहाँ तक आपने लोड लगाया और फिर उस लोड को रिमूव कर दिया तो ये अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेता है। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग स्ट्रेन हार्डनिंग, तो स्ट्रेन हार्डनिंग कौन सा वाला पॉइंट बताया हुआ है? स्ट्रेन हार्डनिंग ये वाला रीजन है जिसको मैं रेड से शो कर रहा हूँ, दिस रीजन। तो ये वाला पोर्शन है स्ट्रेन हार्डनिंग। तो स्ट्रेन हार्डनिंग में मटेरियल अंडरगोज चेंज इन एटॉमिक एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है, एटॉमिक और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू फर्दर डिफॉर्मेशन, डेफिनेटली इसके आगे और आपको डिफॉर्म करना है तो आपको लोड भी बढ़ाते जाना पड़ेगा, है ना। तो इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस आ रहा है, ये भी ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हैज पॉजिटिव स्लोप, तो पॉजिटिव स्लोप किस तरह का होगा? जैसे कोई लाइन है, जब यहाँ पर स्ट्रेन भी इंक्रीज कर रहा है ना, यहाँ पर देखो तो स्ट्रेन भी इंक्रीज करता जा रहा है और उसके साथ साथ स्ट्रेस भी इंक्रीज करता जा रहा है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप कैसा हो जाएगा? नेगेटिव स्लोप इस तरह का हो जाएगा कि एक चीज़ तो इंक्रीज कर रही है लेकिन दूसरी चीज़ रिड्यूस करती जा रही है, देखो नीचे की तरफ आ रहा है ना ये, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा नेगेटिव स्लोप। तो इसका स्लोप कैसा है? दोनों इंक्रीज करते जा रहे हैं ना, बोथ आर इंक्रीजिंग। सो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हैज पॉजिटिव स्लोप, ये भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 44। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स द रेशियो ऑफ अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तो देखो आज की क्लास में मैंने आपको बताया था डक्टाइल मटेरियल्स के लिए, डक्टाइल मटेरियल्स आर वीकेस्ट इन शियर, वीकेस्ट इन शियर, और ब्रिटल मटेरियल के लिए बताया था, ब्रिटल मटेरियल के लिए दे आर वीकेस्ट इन टेंशन, वीकेस्ट इन टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है ब्रिटल मटेरियल की और ये टेंशन में वीक है, टेंशन में वीक है यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से कम है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेशियो निकाला जाएगा, सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपॉन टेंसाइल स्ट्रेंथ, दिस रेशियो विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा बड़ा आएगा क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है टेंसाइल स्ट्रेंथ से। सो करेक्ट आंसर विल बी बी, मोर देन 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 46। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील, तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कहाँ बताया था? ये रहा, 420 न्यूटन पर mm², और यील्ड स्ट्रेंथ आपको कमेंट में बतानी है। तो इसका तो सही आंसर है सी, 420 न्यूटन पर mm²। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो ये सेम क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, एक बार सिक्किम पीएससी में आ चुका है और सेम क्वेश्चन एसएससी जेई में भी आ चुका है, दोनों सेम ईयर में ही आया, 2017 में। चलो देख लेते हैं। द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ अ मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू इंक्रीज इन लोड, ठीक है। तो दोनों ही एकदम सेम है, ऑप्शंस भी एकदम सेम टू सेम है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी आज की क्लास में कि अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम प्लॉट कर रहे हैं तो या तो कांस्टेंट स्ट्रेस पे ही स्ट्रेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता जा रहा है, या फिर कई बार ऐसा भी मटेरियल का बिहेवियर हो सकता है कि बहुत ही कम स्ट्रेस की इंक्रीज पर, स्ट्रेस में इंक्रीज बहुत कम हुआ लेकिन स्ट्रेन में इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो गया। तो बहुत छोटी सी या नेग्लिजिबल स्ट्रेस की इंक्रीज पे स्ट्रेन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होने लगता है, उसे कहते हैं हम यील्डिंग पॉइंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी, यील्डिंग पॉइंट, ओके। अच्छा, थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए, यील्डिंग पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ अ मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली, ओ तो ये एक बार और आया है, हरियाणा पीएससी में भी आ चुका है, तो सेम ही होगा आंसर, यील्डिंग पॉइंट। करेक्ट आंसर इज डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रीजन इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिटवीन इलास्टिक लिमिट एंड पॉइंट ऑफ रप्चर, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर हम बनाएं
तो माइल्ड स्टील का ही बना देते हैं, वैसे तो और बहुत सारे मटेरियल होते हैं लेकिन माइल्ड स्टील का चलो बना देते हैं, ठीक है। इलास्टिक लिमिट ये रही, इलास्टिक लिमिट, और पॉइंट ऑफ रप्चर ये रहा, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट से लेके पॉइंट ऑफ रप्चर के बीच का ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा प्लास्टिक रेंज है, प्लास्टिक रेंज, या यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है प्लास्टिक लिमिट, तो प्लास्टिक लिमिट भी बोल सकते हैं इसको। तो ये एंटायर, ये पूरी की पूरी प्लास्टिक रेंज है। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्सेज एक्टिंग नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ बार शोन इन फिगर बिलो। तो यहाँ पर एक बार है, ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, हम बना देते हैं। तो इस बार के ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स भी एक्ट कर रही है और नीचे की डायरेक्शन में फोर्स भी एक्ट कर रही है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये क्या इंट्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, दीज फोर्सेज विल इंट्रोड्यूस व्हाट, कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, या नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली ये पुल कर रही है इसको, तो टेंसाइल स्ट्रेस ही इंट्रोड्यूस करेंगी। करेक्ट आंसर विल बी टेंसाइल स्ट्रेस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ लोड ऑफ 1960 न्यूटन, लोड इज 1960 न्यूटन, इट इज रेज्ड एट द एंड ऑफ अ स्टील वायर। तो एक स्टील की वायर थी और इसके नीचे एक लोड था, इस लोड की वैल्यू थी 1960 न्यूटन, 1960 न्यूटन, और इसको रेज किया जा रहा है, इस तरह से उठा रहे हैं। तो ये जो वायर है, जिस वायर से रेज कर रहे हैं, मिनिमम डायमीटर ऑफ वायर सो दैट द स्ट्रेस इन वायर डू नॉट एक्सीड दिस मच। तो वायर के अंदर स्ट्रेस दी हुई है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं जानी चाहिए। तो कम से कम कितना डायमीटर होना चाहिए, तो मान लिया d डायमीटर होना चाहिए। तो एरिया कितना होना चाहिए, एरिया होना चाहिए π/4 d स्क्वायर। तो एरिया कैसे आएगा, एरिया आ जाएगा ऐसे कि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो एरिया हो जाएगा फोर्स अपॉन स्ट्रेस। तो फोर्स कितनी है, 1960 न्यूटन, इतना ही लोड उठा रहा है, और स्ट्रेस है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 19.6 mm स्क्वायर। 19.6 mm स्क्वायर के लिए डायमीटर कितना होना चाहिए, तो अगर एरिया है 19.6 mm स्क्वायर, 19.6 mm स्क्वायर, सो π/4 d स्क्वायर विल बी इक्वल टू 19.6, सो d विल बी इक्वल टू 4 इंटू 19.6 डिवाइडेड बाय पाई के होल का अंडर रूट। ना इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर आ रहा है 5 mm। सो डायमीटर रिक्वायर्ड इज 5 mm। करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन सी, 5 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, माइल्ड स्टील हैज 2 यील्ड पॉइंट्स। तो एक काम करते हैं, पहले माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना लेते हैं। माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना लिया, ठीक है। माइल्ड स्टील हैज 2 यील्ड पॉइंट्स, क्या सही है, देखो एक अपर यील्ड पॉइंट होता है C डैश और एक लोअर यील्ड पॉइंट होता है C। तो 2 यील्ड पॉइंट आते हैं, बिल्कुल ठीक है। माइल्ड स्टील शो स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है, यहाँ से यहाँ इस वाले रीजन के बीच में ये स्ट्रेन हार्डनिंग भी शो करता है, बिल्कुल ठीक है। माइल्ड स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल, बिल्कुल। वैसे डक्टिलिटी की अभी डेफिनेशन नहीं देखी हमने, पर आगे देखोगे आप कि जो ये प्लास्टिक स्ट्रेन होता है ना, जितना ज़्यादा प्लास्टिक स्ट्रेन हो जाएगा उतना ही ज़्यादा डक्टाइल हो जाएगा। तो माइल्ड स्टील काफ़ी ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल होता है, तो ये भी सही है। तो पूछा गया है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, फॉल्स स्टेटमेंट कोई भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, है ना, सारे के सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आज की क्लास के इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्लासेस में हमने थ्योरी भी कर ली है काफ़ी सारी, और 52 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आई होप आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।